हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं समसामयिक प्रश्नों की एक श्रृंखला, जहां पर हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी हैं। चलिए हम देखते हैं अपना पहला सवाल। तो जो यहाँ पे हमारा वे ऑफ डिस्कशन है उसमें हम सबसे पहले एक आपको सवाल बताएंगे और उसके बाद उसका डिस्कशन क्या है, उसके पीछे की बात ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? आपके ऑप्शन है 60 करोड़, 40 करोड़, 70 करोड़ या फिर 90 करोड़। तो इसका सही जो जवाब है वो है 40 करोड़ डॉलर रुपए। और चलिए जानते हैं इसके पीछे। विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है। उसने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर यानी करीब 3000 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने कहा है कि इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। अगला सवाल है, किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं और इस समय वह विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। अपने लगभग 3 दशक के करियर में इंद्रमणि पांडे दशमिक, काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जिनेवा में भारतीय मिशनों में कार्यरत रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? इसका जवाब तो आप सब लोग लगभग जानते होंगे और वो युवा अंपायर हैं नितिन मेनन। भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन को इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग की जगह 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। मेनन को 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग का अनुभव है। वह इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि के बाद तीसरे भारतीय अंपायर हैं। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो इसका जवाब है तुषार मेहता। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। 1 जुलाई 2020 से मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए या अगला आदेश आने तक के लिए बढ़ाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने की भी अनुमति दी है। यहाँ आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि भारत में 1 अटॉर्नी जनरल और 2 सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अगला सवाल, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन को कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? और इसका जवाब है साल 2036 तक। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ। वो 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति के पद पर हैं। इससे पहले वो 1999 से 2000 और 2008 से 2012 के बीच रूस के प्रधानमंत्री थे। 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 यानी 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी उम्र 83 साल होगी। पुतिन साल 1999 से ही रूस की सत्ता में बने रहे हैं। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। अगला सवाल,
हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? और इस खिलाड़ी का नाम है सुमित नागल। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वे इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में पीएसडी बैंक नाई ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हराकर यह श्रृंखला अपने नाम की। सुमित नागल वर्तमान में 127वें नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया है? इसमें दिए हुए ऑप्शन हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल और चीन। बांग्लादेश सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। वस्त्र और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी ने बताया कि सरकार स्वामित्व वाले बांग्लादेश जूट मिल निगम को कामगारों का बकाया भुगतान करने के लिए 5,000 करोड़ टका उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मिलों की मशीनें 60 से 70 साल पुरानी हैं और इनकी उत्पादन क्षमता शून्य तक पहुंच गई है। इसलिए हमारे सवाल का जवाब है बांग्लादेश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण अपनी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये जो हस्ताक्षर हुए हैं वो 600 मेगावाट के लिए हुए हैं। ये प्रोजेक्ट 600 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन करेगा। चलिए इसके विषय में थोड़ा जानते हैं। यह भूटान में लागू होने वाली पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस दौरान एस जयशंकर ने भूटान और भारत के रिश्तों की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा, भारत और भूटान के बीच अनोखा रिश्ता है। परियोजना 2025 की दूसरी छमाही में पूरी होने की उम्मीद है। 600 मेगावाट की यह परियोजना पूर्वी भूटान में त्रिसिंग्यांगसे जिले में खोलोंगछू नदी के निचले हिस्से पर स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस एक ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दी है? और इस ड्रग का नाम है डेक्सामेथासोन। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोविड इस समय की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए उसके विषय में कुछ ना कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक सस्ती स्टेरॉयड ड्रग डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। यह मेथिलप्रेडनिसोलोन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होगी। इसका उपयोग मध्यम और गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में हो सकेगा। ब्रिटेन में हुए क्लिनिकल ट्रायल में डेक्सामेथासोन को कोरोना की लाइफ सेविंग दवा के रूप में पाया गया था, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेक्सामेथासोन के उत्पादन में तेजी लाने को भी कहा था। अगला सवाल, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? और ये अनुमान है कि लगभग 5.3%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 5.3% सिकुड़ने का अनुमान है। देश के इतिहास में यह सकल घरेलू उत्पाद की सबसे निचली वृद्धि दर होगी। रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है, कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पादन की रफ्तार और स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है, पूरे वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। प्रत्येक तिमाही के दौरान भी अर्थव्यवस्था नीचे आएगी।
हालांकि एजेंसी का मानना है अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और 5 से 6% की वृद्धि दर्ज करेगी। अगला सवाल, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो उन ऐप्स की संख्या है 89 यानी कि 89 ऐप्स। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। पिछले दिनों हुई गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों, चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत कुल 59 यानी कि 59 चीनी ऐप को अपने यहाँ प्रतिबंधित करने जैसा बड़ा कदम उठाया। भारत सरकार के फैसले के बाद इन ऐप्स को गूगल प्ले से हटा भी दिया गया है। हालांकि जिन स्मार्टफोन्स में ये ऐप पहले से मौजूद हैं उनमें ये काम करते रहेंगे। इसलिए सेना को अपने महकमे से जुड़े सभी कर्मियों को ऐसी सभी ऐप्स डिलीट करने का ताज़ा आदेश जारी करना पड़ा। चलिए आगे के सवालों को हम डिस्कस करेंगे अपने अगले अंक में। तब तक के लिए थैंक्स। और हाँ, आगे के सवालों को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन ऑन रखें। थैंक यू। समसामयिक विषयों पर आधारित इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में चलिए अगला सवाल देखते हैं। शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस इंडियन कॉमेडियन का निधन हो गया है? और उनका नाम है जगदीप। जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपने सिने यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके जरिए दिग्गज फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा ने निर्देशन में कदम रखा था। जगदीप ने अभिनय के शुरुआती दिनों में छोटे मोटे सभी तरह के किरदार अदा किए थे। जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1975 में आई फिल्म शोले के सूरमा भोपाली के उनके किरदार को उनके प्रशंसक आज भी याद करते हैं। उनका डायलॉग हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है काफ़ी मशहूर हुआ। उन्होंने पुराना मंदिर नाम की एक भूतिया फिल्म में भी अभिनय किया था और अंदाज अपना अपना फिल्म में सलमान के पिता का यादगार किरदार निभाया था। अगला सवाल, BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? और उन CEO का नाम है राहुल जौहरी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का इस्तीफा लंबे समय बाद गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया। जौहरी ने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था। CEO के तौर पर राहुल जौहरी का कार्यकाल फरवरी 2021 तक था, लेकिन राहुल जौहरी ने इस साल फरवरी में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि BCCI ने अब तक राहुल जौहरी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। BCCI CEO बनने से पहले तक जौहरी केंद्रीय मंत्री और पूर्व BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सचिव थे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया? तो सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कुल 6 पुल थे। तो और ये 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। इन 6 पुलों में से 4 अखनूर सेक्टर में हैं, जिनमें पलानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, फाड़ी वाला ब्रिज समेत अन्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2 ब्रिज जम्मू सेक्टर में हैं। रक्षा मंत्री ने इन पुलों का उद्घाटन ऐसे समय में किया है जब चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद चल रहा है। अगला सवाल, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? और ये है 6.4%। इससे पहले एक भारतीय रेटिंग एजेंसी ने भी इनके 5.3% तक के संकुचन का अनुमान लगाया है।
रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जो जारी प्रतिबंध रहे उनका हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ दर को घटा दिया है। इससे पहले एजेंसी ने मई 2020-21 में जीडीपी में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान लगाया था, पर केयर रेटिंग्स ने कहा देश में जुलाई में भी लॉकडाउन जारी है। रिपोर्ट के अनुसार सकारात्मक वृद्धि केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र से ही आएगी, इसलिए रेटिंग एजेंसी ने मई में जीडीपी में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान जताया था, जो कि अब 6.4% बताया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? अब 5 अप्रैल, 8 जून, 3 मई या फिर 4 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान में सहकारी आंदोलन के योगदान को रेखांकित करता है। इसे पहली बार 1923 में मनाया गया था। अगला सवाल, हाल ही में बलराम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों को फसल हेतु ऋण देने के लिए की गई? और ये है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण और छोटे शहरों में कई बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की लगभग 7,000 शाखाएं कार्यान्वयन में समन्वय करेंगी। यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक यानी नाबार्ड के सहयोग से आई है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो रीवा जिला मध्य प्रदेश में है, मतलब ये मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में ये संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट हैं। तीनों इकाइयों से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यहाँ तीनों इकाइयों में हर एक इकाई से 250, 250 और 250 मेगावाट के बिजली उत्पादन की बात की गई है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? और उस राज्य सरकार का नाम है महाराष्ट्र। इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है के लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विविध नौकरियों में चयन करने का प्रावधान किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। यह जॉब पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य एवं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए है। यह पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने में मदद मिलेगी। अगला सवाल, विश्व जूनोसिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाते हैं। प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और उन्हें उपचार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है।
6 जून 1885 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रासायनिक और वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा सबसे पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। जूनोसिस बीमारियां फैलाने में सबसे ज़्यादा भूमिका बैक्टीरिया की है, मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। रोगी पशुओं व मनुष्यों से स्वस्थ पशुओं व मनुष्यों में फैलने वाले संचारी रोगों को जूनोसिस कहते हैं। इसे पशुजनित या पशुजन्य रोग भी कहते हैं। अगला सवाल, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विधु पी नायर वो नाम है जो तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत हैं। भारत सरकार द्वारा विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं। थैंक यू। और अगला सेगमेंट इसका हम फिर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, तो समसामयिक की सीरीज का नेक्स्ट सीरीज आपके सामने है और हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? ऑप्शन ध्यान सुनिएगा, खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन, डिजिटल फैशन वीक, डिजिटल चौपाल और ई कन्वोकेशन। यदि इसका आंसर होगा डिजिटल चौपाल, मतलब 39वें स्थापना दिवस पर नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल की आयोजन किया था। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पहल के कारण दूसरे प्रदेशों से गांव वापस आए मजदूरों के इलाकों में आर्थिक गतिविधियों का बढ़ावा मिलेगा। नाबार्ड ने जल समस्या के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों के लिए एक स्प्रिंग सेट आधारित वाटर सेट परियोजना की मंजूरी दी है। नाबार्ड के अनुसार लेह में 3 कृत्रिम ग्लेशियर बनाने की परियोजना में भविष्य में अप्रैल से मई के दौरान स्थानीय लोगों को सिंचाई हेतु आने वाली मुश्किलों से निजात मिलेगा और इससे 1643 ग्रामीणों को लाभ पहुंचेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? मतलब कहना यह था इसमें कि 100% विद्युत चालित ट्रेनें कब से प्रारंभ हो जाएंगे, रेल नेटवर्क चालू हो जाएंगे। ऑप्शन है आपके सामने 5 साल, 7 साल, 8 साल और 3.5 साल। यदि इसका आंसर है 3.5 साल, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारतीय रेलवे अगले 3.5 साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेल का 55% नेटवर्क विद्युत चालित है और यह 3.5 साल में 100% विद्युत चालित नेटवर्क हो जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि 100% विद्युत चालित नेटवर्क बनाने के क्रम में 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक होगा। रेल मंत्री ने कहा कि 2030 तक हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? ऑप्शन है ट्यूनीशिया, सूडान, लीबिया, मिस्र। आंसर होगा इसका ट्यूनीशिया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने हितों के टकराव के मुद्दे पर 15 जुलाई 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दरअसल प्रधानमंत्री का एक कचरा निस्तारण कंपनी में शेयर था और उसी कंपनी को 1,50,00,000 यूरो का सरकारी ठेका भी हासिल हुआ। प्रधानमंत्री इलियास फाकफाक ने कंपनी में शेयर होने की बात सामने आने के बाद कई हफ्तों तक राजनीतिक खींचातानी चली। एक सरकारी बयान में बताया गया कि उन्होंने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए और देश के लिए कठिनाइयां नहीं पैदा करने के लिहाजा इस्तीफा दे दिया ताकि संकट से उबरने के लिए एक नया रास्ता खोजा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने
पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन है हेमंग अमीन, जय शाह, अरुण धूमल और सीके खन्ना। आंसर होगा हेमंग अमीन को। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बीसीसीआई के पूर्व सीईओ राहुल जौहरी ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल जौहरी को 2016 में बीसीसीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था, जब शशांक मनोहर निकाय के अध्यक्ष थे। हेमंग अमीन फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के संचालन समिति में शामिल हैं। वे आईपीएल के सीईओ हैं। अमीन चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और 2017 से ही आईपीएल के ऑपरेशन का काम देख रहे हैं। वर्तमान में आईपीएल 2020 आपका यूएई, अबू धाबी और सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, गोधन न्याय योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। तो इसका आंसर होगा गोधन न्याय योजना। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गौपालकों, किसानों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगा। राज्य में अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं, जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलने की साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक, द्विफसलीय क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक लाभ होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ऑप्शन है 18 लाख करोड़ रुपए, 22 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए, 32 लाख करोड़ रुपए। तो इसका आंसर है 12 लाख करोड़ रुपए। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर कंपनी का शेयर 3.64% चढ़कर 1947 रुपये पहुँच गया है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर 3.70% के साथ की बढ़त के साथ 1947.70 रुपये पहुँच गया है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है। हाल ही में वायरलेस टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड की इन्वेस्टमेंट कंपनी क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में 730 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा किया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया गया है? ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, रूस, जापान। तो आंसर होगा इसका भारत। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईरान ने हाल ही में भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने घोषणा किया है कि वह अब अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा। भारत के लिए ईरान का यह फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जरांज सीमा तक बढ़ाए जाने की योजना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है नेपाल, रूस, चीन, भारत। आंसर होगा इसका भारत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की 2018 बाघ गणना ने
कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 2967 बाघों का या विश्व के कुल बाघों की 75% संख्या अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके लिए किए गए सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शन है $50 मिलियन, $20 मिलियन, $30 मिलियन और $40 मिलियन। इसका आंसर होगा $50 मिलियन। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता की पहली किस्त में $50 मिलियन जारी किए हैं। यह भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था NBFC के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIB का पहला ऋण है। यह ऋण भारत में बड़े और मध्यम स्तर की पवन और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचों परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस भारत में अक्षय ऊर्जा के अग्रणी बैंकर के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, चीन, भारत। आंसर होगा चीन। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चीन ने समाधान पैकेज के तहत विवादित पश्चिमी क्षेत्र डोकलाम सहित के बदले में उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्रों को भूटान को देने का प्रस्ताव किया है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1996 में चीन ने भूटान को पश्चिम में स्थित 269 वर्ग किलोमीटर की चारागाह भूमि के बदले उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर की घाटियों वाले क्षेत्र को बदलने का प्रस्ताव रखा था। विशेषज्ञों के अनुसार चीन द्वारा भूटान की सीमा पर किया गया नया दावा भूटान को चीन द्वारा प्रस्तावित सीमा समझौता को मानने पर विवश करने की एक नई रणनीति हो सकती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? 10 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना। इसका आंसर होगा 6 महीने के लिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को 6 माह और महीने के लिए बढ़ा दिया है। वाडा ने कहा है कि प्रयोगशाला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण निलंबन बढ़ाया गया है। वाडा ने पिछले साल अगस्त में NDTL को पहली बार 6 महीने के लिए निलंबित किया था। वैश्विक संस्था के नवीनतम निरीक्षण में पता चला कि अब भी कुछ मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है। वाडा ने कहा कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने नई दिल्ली की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला की मान्यता दूसरी बार 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आपके जो एग्ज़ाम होने वाले उससे वनडे एग्जाम जो भी आप देने वाले हैं करंट में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस सीरीज के ये आज का क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सीरीज हम जल्द लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जय हिंद।